हेलो जियोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी ज्योग्राफी। देखो, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक पुस्तक चलती है अपनी ज्योग्राफी की, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसका जिसका नाम है समकालीन भारत। उसके अध्याय नंबर 1, अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? संसाधन एवं विकास। अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। जिनके अपन ने प्रकार पढ़ लिए, और मुख्य रूप से दो संसाधन, जैविक, अजैविक और नवीकरण और अनवीकरण, इनका अपन ने विस्तार में पढ़ लिया। लेकिन कल वाली जो क्लास थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रह गई थी कि उसकी क्वालिटी थोड़ी निम्न क्वालिटी है। इस वजह से मेरे को ये बोर्ड चेंज करना पड़ गया। कहीं आप ऐसे सोचने लग जाओ, सर आप कल तो मार्कर से लिख रहे थे, आज चौक से कैसे लिखने लग गए। तो उसका रीजन यही था क्योंकि उसमें थोड़ी जो क्वालिटी है वो नॉर्मल दिखाई दे रही है, इस वजह से मैंने ये चेंज कर दिया, है ना। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास में अपन ने जो कल संसाधनों के बारे में पढ़ा, उनके प्रकार देखे। उनमें से भी जो दो प्रकार है, जैविक और अजैविक, और नवीकरण और अनवीकरण, इनका विस्तार से भी अध्ययन किया। बाकी अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी अपन ने उनका अध्ययन किया क्योंकि वो आ सकते हैं प्रश्न, है ना। अपने सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी उनसे प्रश्न बन सकता है। तो अपने को प्रत्येक वो प्रश्न छूना है जो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी वो आ सकता है, उसको भी अपन साथ लेके चलेंगे। और उसके अलावा अपन ने सतत पोषणीय विकास को देखा। सतत पोषणीय विकास का मतलब यह है कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करो, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करो कि वर्तमान का भी काम हो जाए और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहे। और उसके बाद अपन ने देखा था एजेंडा 21, और अब देखेंगे संसाधनों का संरक्षण। क्या देखेंगे? संसाधनों का संरक्षण। तो हेडिंग लगाइए, संसाधनों का संरक्षण। किसका संरक्षण? संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण। देखो, संसाधनों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि जनसंख्या अनलिमिटेड बढ़ रही है। देखो, जनसंख्या अनलिमिटेड बढ़ रही है, जबकि अपने पास जो संसाधन उपलब्ध है वो कैसे हैं? सीमित है। तो संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो संसाधन किसी भी, इसमें लिखेंगे साथ साथ, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लिखिए, संसाधन किसी भी तरह के विकास में, संसाधन किसी भी तरह के विकास में, किसी भी तरह के विकास में, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सत्य कथन है, भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संसाधनों के बिना तो कुछ भी नहीं है। जब तक संसाधन अपने पास प्राप्त नहीं होंगे तो अपन विकास ही नहीं कर सकते। ना ही तो व्यक्तिगत विकास हो सकता है और ना ही देश का विकास हो सकता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो संसाधनों का होना तो जरूरी है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। देखो, संसाधन किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से। लेकिन अगर मान लीजिए संसाधनों का अपन अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो अपन हानि की ओर अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि अपन सतत पोषणीयता की भावना को नहीं निभा पाएंगे। तो परंतु संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से, लिखिए परंतु, इसी में लिखिए परंतु संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से, अंधाधुंध उपयोग से, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से, देखो, संसाधनों के जो अंधाधुंध उपयोग से कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कई आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय
समस्याएं पैदा हो जाती हैं, समस्याएं उत्पन्न या पैदा हो जाती हैं, समस्याएं पैदा हो जाती हैं, हो जाती हैं। अगर अपन लिमिट के अंदर किसी भी संसाधन का प्रयोग करेंगे तो फिर भी अपना जो संतुलन है वो पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। लेकिन अगर संसाधनों का अपन अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो वर्तमान में तो संसाधन कम पड़ ही जाएंगे, लेकिन भविष्य के लिए बिल्कुल भी समाप्त हो जाएंगे। तो अपन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, इन समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। और जो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं अपन अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए जो संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो लिखिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए, समस्याओं से बचने के लिए, समस्याओं से बचने के लिए, बचने के लिए संरक्षण आवश्यक है, संरक्षण आवश्यक है, संरक्षण आवश्यक है। देखो, संरक्षण बिल्कुल आवश्यक है। देखो, किसी भी प्रकार की समस्याओं से अपन को निपटने के लिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। तो गांधी जी ने, देखो, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण के लिए चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। देखो, किन शब्दों में व्यक्त की है? तो लिखिए, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण के लिए, लिखिए, हेडिंग लगाइए, कोटेशन है गांधी जी का। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण के लिए इन शब्दों में चिंता व्यक्त की। क्या व्यक्त की? चिंता व्यक्त की। किसने? गांधी जी ने चिंता व्यक्त की। अब वो कौन सा कथन है उनका? देखो, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण के लिए इन शब्दों से चिंता व्यक्त की। तो कौन से शब्द हैं? देखो, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, हमारे पास, लिखिए, हमारे पास, लिखिए इनका कोटेशन, हमारे पास हर व्यक्ति, देखो, गांधी जी ने क्या कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, के लिए बहुत कुछ है, के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देखो, गांधी जी ने कहा है हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। लेकिन किसी की, इसी में लिखेंगे, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, संतुष्टि के लिए नहीं, संतुष्टि के लिए नहीं। देखो, गांधी जी ने संसाधनों के बारे में क्या चिंता व्यक्त की? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि, देखो, लालच की संतुष्टि करने के लिए नहीं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं।
संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें एक लाइन और रह जाती है जो गांधी जी के कोटेशन में, वो अपन ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो एक बार इसको मिटा देते हैं। देखो इसी के नीचे एक लाइन और लिख लेना। क्या लिखोगे, एक बार बिल्कुल मिटा देते हैं फिर ऊपर लिखेंगे। ये गांधी जी के कोटेशन के अंतर्गत ही है ना? तो लिखिए, उन्होंने क्या कहा, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अर्थात उन्होंने कहा, अर्थात उसी के नीचे लिख लेना, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं। गांधी जी ने क्या कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। एक नोट लगा के और लिखिए, एक नोट लगाओ। नोट लगा के लिखो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधनों की संरक्षण की वकालत। देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से, देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन या संसाधनों संरक्षण की वकालत, तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की जो वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। 1968 में कब की गई थी? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की, क्लब ऑफ रोम ने की, रोम ने की 1968 में की। और किसने की? क्लब ऑफ रोम ने की। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा था? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, अर्थात लालच के लिए हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, केवल अपने पास इतने सीमित संसाधन है कि केवल अपना गुजारा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अपन पेटी भरने में लगे हुए हैं, अर्थात उनको बेच के पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो ये गांधी जी का कथन बिल्कुल आज तक सत्य साबित हो रहा है, क्योंकि संसाधन अपने पास कैसे हैं? सीमित है, जबकि जनसंख्या लगातार धुआंधार तरीके से बढ़ रही है, जोश और जुनून के साथ। अगला बिंदु है अपना, देखो भू संसाधन। कौन सा संसाधन? भू संसाधन।
देखो भू संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे अपन, तो हेडिंग लगाइए भू संसाधन। कौन सा संसाधन है? भू संसाधन। भू संसाधन कौन सा संसाधन है? भू संसाधन। देखो भू संसाधन, भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। तो लिखिए भूमि एक महत्वपूर्ण, भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या? भूमि। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, क्योंकि इसी में लिखिए, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव। देखो पहला कौन सा? प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, मानव जीवन। कौन सा जीवन? मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? आर्थिक क्रियाएं। देखो मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं। कौन सी व्यवस्थाएं? संचार व्यवस्थाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? भूमि पर ही आधारित है। भूमि पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? भूमि पर ही आधारित है। देखो भू संसाधन, भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति जो भी प्रकृति द्वारा स्वयं उगती है, फलती फूलती है और स्वयं ही बड़ी होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? जो भूमि है उस पर। उसके अलावा वन्य जीव या वन्य जीवन भी, इनका भी उद्भव कहाँ होता है? भूमि पर। इसके अलावा मानव जीवन, इनका भी उद्भव और विकास कहाँ होता है? भूमि पर। आर्थिक क्रियाएं, जो भी मानव आर्थिक क्रियाएं करता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो भी क्रियाएं करता है वो भी भूमि पर। और परिवहन व्यवस्थाएं, जो परिवहन जिसका आयात निर्यात किया जाता है संसाधनों का, वो भी किस पर चलता है? भूमि पर। इसके अलावा संचार सुविधाएं भी कहां पर उपलब्ध है? भूमि पर। इसलिए भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। परंतु भूमि कैसी है? अपने पास सीमित है। लिखिए परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। कैसा संसाधन है? सीमित संसाधन। परंतु भूमि एक कैसा संसाधन है? सीमित संसाधन है, जिसका प्रयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। जिसका प्रयोग, देखिए जिसका प्रयोग योजनाबद्ध, सावधानी से वह योजनाबद्ध होना चाहिए। योजनाबद्ध होना चाहिए, क्योंकि भूमि एक ऐसा संसाधन है सीमित, इसको बढ़ाया
नहीं जा सकता, जबकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इस कारण जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेगा। तो जिसका प्रयोग या उपयोग या तो सावधानी से करना चाहिए या फिर योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, मतलब उसका अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सा भी संसाधन हो। भारत की विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, जैसे लिखिए, भारत की विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, जैसे भारत की विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। देखो भू आकृतियां, देखो आपने एक नया शब्द आया है भू आकृतियां। भू आकृतियों में देखो, भू आकृतियां धरातल पर बहुत सारी भू आकृतियां पाई जाती है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं झील है, कहीं गर्त है, कहीं भ्रंश घाटियां हैं, कहीं डेल्टा है, तो इनको बोला जाता है भू आकृतियां। तो भारत की विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं भारत में। आगे लिखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार एक एक बिंदु का जोश और जुनून के साथ अपन विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। कल वाली क्लास थी, थोड़ी सी उसकी जो क्वालिटी थी वो निम्न क्वालिटी की वजह से थोड़ा दिखाई कम दे रहा है उसमें, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने दो तीन तीन बार एक ही शब्द को दो तीन तीन बार बोला है। बाकी प्रॉपर अपनी क्लासेस सही चलेंगी, इस वजह से मैंने ये मार्कर वाला सिस्टम चेंज कर दिया। तो देखिए, जो भू आकृतियों में, देखो भू आकृतियों में भारत में मैदान कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 43% भूभाग पर भारत में मैदान। भारत में मैदान, भारत में मैदान, भारत में मैदान, भारत में मैदान कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 43% भूभाग पर। मैदान कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 43% भूभाग पर, 43%। कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 43% भूभाग पर। अगर आपसे पूछा जाए भारत में मैदान कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो 43% भूभाग पर मैदान है। पर्वत दूसरा आता है पर्वत कितने परसेंट भूभाग पर है? पर्वत है 30% भूभाग पर। कितने परसेंट भूभाग पर? 30%। 30% भूभाग पर क्या है? पर्वत है। 30% भूभाग पर क्या है? पर्वत है। उसके बाद आता है पठार कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 27%। तो पठार लिखिए, पठार कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 27% भूभाग पर है। कितने परसेंट भूभाग पर है? 27% भूभाग पर है। इस प्रकार ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। यहां तक आपको एक एक बिंदु समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। भू उपयोग, देखो भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो अपन लिखते हैं भू उपयोग। किसका उपयोग? भू उपयोग। देखो भूमि का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, किस किस प्रकार से किया जाता है, तो लिखिए भू उपयोग। भूमि का उपयोग, भू का मतलब भूमि, भू उपयोग, भूमि का उपयोग।
देखो भूमि का उपयोग किस किस प्रकार किया जा सकता है और किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो पहला आता है वन। पहला क्या आता है? वन। पहला आता है वन। तो नंबर 1 लगाइए, वन। नंबर 1 पर क्या है? वन। देखो जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार हमारे कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है, अर्थात पारिवारिक संतुलन नहीं है। वास्तविकता में कितने परसेंट वन है? 23.88 या 23.28% भाग पर वन है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, देखिए इसमें हमारे देश में जो राष्ट्रीय वन नीति थी वो 1952 में आई। तो लिखिए हमारे देश में, वनों में लिखिए हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 में आई। 1952 में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अंडरलाइन कर लेना। 1952 में आई राष्ट्रीय वन नीति। कब आई? 1952 में आई। हमारे देश में जो राष्ट्रीय वन नीति है वो कब आई? 1952 में आई। इस नीति के अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए। देखो इस नीति के अनुसार, इसी में लिखिए इस नीति के अनुसार, इस नीति के अनुसार, नीति के अनुसार, इस नीति के अनुसार, इस नीति के अनुसार 33% भाग पर, कितने परसेंट भाग पर? 33% भाग पर वन होने चाहिए। कितने परसेंट भाग पर? 33% भाग पर, भाग पर 33% भाग पर वन होने चाहिए, वन होने चाहिए। कितने परसेंट भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने चाहिए। किसके अनुसार? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। मगर वास्तविकता में 23.28% भाग पर ही वन है। मगर लिखिए इसमें, मगर वास्तविकता में, वास्तविकता में 23.28% भाग पर ही वन है। 23.28% भाग पर ही क्या है? भाग पर ही वन है, पर ही वन है। कितने परसेंट भाग पर वन है? 23.28% भाग पर वन है। तो ये है अपना वन। देखो भूमि का उपयोग सबसे पहले किया जा रहा है वनों के अंतर्गत। तो पहला क्या आ गया? वन। अब दूसरा आता है बंजर व व्यर्थ भूमि या कृषि अयोग्य भूमि। बंजर व व्यर्थ भूमि, हेडिंग लगाइए बंजर व व्यर्थ भूमि। देखो बंजर व व्यर्थ भूमि नंबर 2 पे लिखिए, बंजर व व्यर्थ भूमि। बंजर व व्यर्थ भूमि, कैसी भूमि? व्यर्थ भूमि। बंजर व व्यर्थ भूमि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बंजर व व्यर्थ भूमि। दूसरी आती है बंजर व व्यर्थ भूमि, वह भूमि जिसको प्रचलित प्रौद्योगिकी की सहायता से या प्रचलित प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। तो वह भूमि, इसमें लिखिए वह भूमि जिसको प्रचलित प्रौद्योगिकी की सहायता से, किसकी सहायता से? प्रौद्योगिकी की सहायता से, प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। देखो वह भूमि जिसको प्रचलित प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीकी सहायता से, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? तकनीकी सहायता से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। प्रचलित तकनीकी
या प्रौद्योगिकी की सहायता से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, बंजर भूमि कहलाती है। बंजर भूमि कहलाती है। तो लिखिए बंजर भूमि कहलाती है। कौन सी भूमि कहलाती है? बंजर भूमि कहलाती है। बंजर भूमि कहलाती है। बंजर भूमि कहलाती है। अब ये बंजर भूमि कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे जैसे देखो, जो बंजर भूमि है उनका निर्माण कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ पाई जाती है ये बंजर भूमि? तो पहाड़ी भाग, मरुस्थलीय भाग व खड्ड। तो लिखिए पहाड़ी भाग, पहाड़ी भाग, मरुस्थलीय भाग, मरुस्थलीय भाग, तो लास्ट और अंतिम कौन सा है? खड्ड। खड्ड ये कैसी भूमि है? बंजर व व्यर्थ भूमि। कैसी भूमि है? बंजर व व्यर्थ भूमि। बंजर व व्यर्थ भूमि। देखो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में 100% आने की संभावना है इसको, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। देखो वन हो गए, उसके अलावा भूमि का उपयोग बंजर व व्यर्थ भूमि के रूप में हो गया। फिर अगला चलता है अपना नंबर 3। नंबर कौन सा? 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या आएगा देखते हैं। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो अपने नोट्सों से बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। 100% गारंटी है अपनी, ठीक है। और विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपने विश्वास कर लिया तो ये समझो कि अपन सफल हो गए। तो देखो विश्वास तो करना पड़ता है, बाकी देखो अपने आप में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, कुछ न कुछ कमियां किसी न किसी व्यक्तियों में रह जाती हैं भूलवश, तो वो एक बात अलग है ना। बाकी अपना 100% सिलेबस इससे बाहर नहीं आएगा। जो अपने नोट्स हैं उनको याद कर लेना, आप तो किताब पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो अपन ने वन देख लिए, उसके अलावा व्यर्थ भूमि, बंजर व व्यर्थ भूमि देख लिया। उसके अलावा गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि। देखो गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि, तो नंबर 3 लगाइए। नंबर 3 भू उपयोग है गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि। गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि, लगाई गई भूमि। देखो गैर कृषि कार्य कौन से होते हैं? एक तो होता है कृषि कार्य और एक होता है गैर कृषि कार्य, जैसे परिवहन व्यवस्था, सड़क व्यवस्था इत्यादि। तो ये किसमें आएंगे? गैर कृषि कार्यों में, या फिर द्वितीयक सेक्टर या तृतीयक सेक्टर किसमें आएंगे? गैर कृषि कार्यों में। जबकि प्राथमिक सेक्टर कृषि कार्यों से संबंधित क्षेत्र आता है इसमें। तो अपन अध्ययन करेंगे गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि। देखो इसमें इमारतें, देखो जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं वो भी गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत ही आती हैं। इमारतें, सड़कें, उद्योग इत्यादि में प्रयोग आने वाली भूमि। इमारतें लिखिए इसमें, इमारतें, सड़कें, देखो सड़कों के अंतर्गत भी आती है भूमि का उपयोग। इमारतें, सड़कें, उद्योग, कौन कौन सा हो गया? इमारतें, सड़कें, उद्योग इत्यादि में प्रयोग आने वाली भूमि। इत्यादि में प्रयोग आने वाली भूमि। इत्यादि में प्रयोग आने वाली भूमि। इत्यादि में प्रयोग आने वाली भूमि गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत आती है। प्रयोग आने वाली भूमि गैर कृषि कार्यों में आती है, आने वाली भूमि। तो ये अपना तीसरा हो गया गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि, जिसमें इमारतें निर्माण हो गया, सड़क निर्माण हो गया, उद्योग धंधे हो गए इत्यादि। जो इत्यादि में जो प्रयोग में आने वाली भूमि है उसको क्या बोला जाता है? गैर कृषि कार्यों में आने वाली या गैर कृषि कार्यों में लगाई गई
भूमि। इसके अलावा आता है कृषि योग्य बंजर भूमि। देखो अगला हेडिंग लगाइए नंबर 4, कृषि योग्य। देखो नाम से ही पता चल रहा है कृषि योग्य तो है, लेकिन फिर भी वो बंजर भूमि है। तो लिखिए कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य, कृषि योग्य, देखो नाम से पता चल रहा है कृषि योग्य है, कृषि योग्य, लेकिन वो कैसी पड़ी है? बंजर पड़ी है। कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि। तो कृषि योग्य जो बंजर भूमि है उसमें कृषि कार्य किया जा सकता है। वह भूमि जिस पर 5 या इससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। वह भूमि, इसमें लिखिए वह भूमि जिस पर 5 या अधिक वर्षों से 5 या अधिक वर्षों से 5 या अधिक वर्षों से कृषि या खेती न की गई हो। देखो 5 या अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, वर्षों से खेती न की गई हो, अर्थात वह भूमि जिस पर या तो 5 साल हो गई हो या 5 साल से भी अधिक समय हो गया हो कृषि किए हुए, तो उस भूमि को क्या बोला जाता है? कृषि योग्य बंजर भूमि। बाकी वो कृषि योग्य है, वो बंजर भूमि नहीं है। कैसी है? कृषि योग्य। कैसी है? कृषि योग्य, अर्थात तकनीकी द्वारा कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अर्थात इसी में लिख लो, अर्थात तकनीकी द्वारा कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तकनीकी द्वारा कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कृषि योग्य बंजर भूमि वह भूमि जिस पर 5 या उससे भी अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, अर्थात तकनीकी द्वारा, किसके द्वारा? तकनीकी द्वारा उसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वो कौन सी कृषि कहलाती है? कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाती है। कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाती है। अब अगली आती है वर्तमान प्रतिभूमि। देखो वर्तमान प्रतिभूमि, तो अगली हेडिंग इसी में लिख लीजिए नंबर 5, वर्तमान प्रतिभूमि। कैसी प्रतिभूमि? वर्तमान प्रतिभूमि। देखो ये वर्तमान प्रतिभूमि ये क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि इसमें लगातार एक ही क्षेत्र में अगर अपन फसल उत्पादन का कार्य करते हैं तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो उसको 1 साल के अंदर परत छोड़ दिया जाता है, बीच बीच में 1-1 साल परत छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता को वापस लाया जा सके। तो उसको क्या बोला जाता है? वर्तमान प्रतिभूमि। उसको क्या बोला जाता है? वर्तमान प्रतिभूमि। तो लिखिए जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। जहां एक कृषि वर्ष या इससे कम समय, लिखिए जहां एक कृषि वर्ष या इससे भी कम समय के लिए देखो जहां एक कृषि वर्ष या इससे भी कम समय से खेती न की गई हो। समय के लिए जहां एक कृषि वर्ष या इससे भी कम समय के लिए खेती नहीं की गई हो, उसे क्या कहा जाता है?
वर्तमान प्रतिभूमि, जिससे क्या है, भूमि की गुणवत्ता वापस आ जाती है। देखो, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को प्रति छोड़ा जाता है। तो लिखिए इसी में, भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भूमि की गुणवत्ता गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रति छोड़ा जाता है। देखो, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या छोड़ा जाता है, प्रति छोड़ा जाता है। ये हो गई वर्तमान प्रतिभूमि, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल टिक करो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, जहां एक कृषि वर्ष या तो एक कृषि वर्ष, जहां एक कृषि वर्ष या इससे भी कम समय के लिए खेती नहीं की गई हो, उसको क्या बोला जाता है, वर्तमान प्रतिभूमि। अब ये वर्तमान प्रतिभूमि पर क्यों छोड़ा जाता है भूमि को, क्योंकि भूमि की गुणवत्ता वापस लाने के लिए, क्योंकि लगातार अगर एक ही क्षेत्र में अगर अपन कृषि कार्य करते रहते हैं तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, तो उसको वापस लाने के लिए ये प्रति छोड़ा जाता है। तो ये कहलाती है वर्तमान प्रतिभूमि। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। नंबर 6 पर इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ इसी प्रकार अपन अध्ययन करते रहेंगे। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने नोट्सों से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इनसे बाहर प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। कतई आपको विश्वास करना है पूरा 100%। तो देखो, भू उपयोग के अंतर्गत अपन ने वन देख लिए, उसके अलावा बंजर व्यर्थ भूमि देख ली, उसके अलावा गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि देख ली, उसके अलावा कृषि योग्य बंजर भूमि देख ली, उसके अलावा वर्तमान प्रतिभूमि देख ली, उसके अलावा पुरातन प्रतिभूमि, उसके अलावा कौन सी प्रतिभूमि रह गई, पुरातन प्रतिभूमि। तो हेडिंग लगाइए पुरातन प्रतिभूमि, हेडिंग लगाइए नंबर 5 पर, या जो भी नंबर है 5 है या 6 है, तो उस पर लगाइए पुरातन प्रतिभूमि, नंबर 6 आएगा शायद। नंबर 6 पर पुरातन प्रतिभूमि, कैसी प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, कौन सी प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि। अब पुरातन प्रतिभूमि कौन सी होती है, देखो, पुरातन प्रतिभूमि यह भी कृषि योग्य भूमि होती है, तो लिखिए सबसे पहले, यह भी कृषि योग्य भूमि होती है, यह भी कृषि योग्य भूमि होती है। देखो, यह भी कृषि योग्य भूमि होती है, पुरातन प्रतिभूमि जो है कृषि योग्य भूमि होती है, जिस पर 1 वर्ष से अधिक व 5 वर्षों से कम समय के लिए, देखो, जिस पर 1 वर्षों से अधिक, जिस पर 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से तो अधिक, 1 वर्ष से अधिक व 5 वर्षों से कम, व 5 वर्षों से कम समय के लिए, 5 वर्षों से कम समय के लिए खेती न की गई हो, वो कौन सी प्रतिभूमि कहलाती है, पुरातन प्रतिभूमि, जिस पर यह कृषि योग्य भूमि है। सबसे पहली विशेषता क्या है, यह कृषि योग्य भूमि है, जिस पर 1 वर्ष से अधिक, कितने वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक व 5 वर्षों से कम समय के लिए खेती कार्य नहीं किया गया हो, वो कौन सी प्रतिभूमि कहलाती है,
पुरातन पृथ्वी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप ऐसे सोच रहे हो सर ने तो सारे इंपॉर्टेंट बता दिए, बिल्कुल जो भी मैंने डबल टिक लगाया है वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, और प्रत्येक वो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, सबको करवाऊंगा, चाहे वो बाहर से आए चाहे वो अपनी बुक के अंदर आए। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 पर आएगा शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र, ये भी भूमि उपयोग के अंतर्गत आता है। नंबर 7, शुद्ध व निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध व निवल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र। देखो शुद्ध व निवल बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत वह भूमि जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है उसको बोला जाता है शुद्ध व निवल बोया गया क्षेत्र। वह भूमि, तो लिखिए इसमें, वह भूमि जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है, फसल उगाई व काटी जाती है, फसल उगाई व काटी जाती है, उगाई व काटी जाती है, फसल उगाई व काटी जाती है, फसल उगाई व काटी जाती है, वह शुद्ध व निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। उसके अलावा सकल कृषि क्षेत्र एक और रह जाता है अपना 8वें नंबर पर, सकल कृषि क्षेत्र। कौन सा कृषि क्षेत्र? सकल कृषि क्षेत्र, सकल कृषित क्षेत्र, सकल कृषि क्षेत्र, सकल कृषित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? सकल कृषित क्षेत्र। देखो सकल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत देखो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए, एक कृषि वर्ष में, लिखिए इसमें, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र, एक बार से अधिक, एक बार से अधिक, एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र, एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र, एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र। देखो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, बोए गए क्षेत्र में, क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, दिया जाता है। देखो एक बार से एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है, तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है, कृषित क्षेत्र कहलाता है, तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है, तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है, तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार एक एक बिंदु का जोश और जुनून के साथ, गहनता के साथ अपन अध्ययन करेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, जोश और जुनून के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।